हेलो बच्चों। जेई मेन 2026 का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसकी फॉर्म फिलिंग कल रात से स्टार्ट हो चुकी है। आप आराम आराम से इत्मीनान से पूरी की पूरी बढ़िया से एक एक स्टेप को अच्छे से फॉर्म फिलिंग करना। मेरे ख्याल से 12 के आसपास कुल मिलाकर उसके स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप को किस तरह से फिल करना है इसका भी मैं वीडियो थोड़ी देर के अंदर बनवा के आपके पास भिजवा दूंगा। जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं मैं उनको बहुत ही क्लियरली इस बात को बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। फॉर्म फिलिंग में किसी भी प्रकार का कोई इशू आए तो मुझसे या सपोर्ट टीम से बात करें। हो सकता है कि आपके लिए वो डाउट बहुत ही स्टूपिड सा हो और आप हिचक रहे हो कि यार मैं ये बात पूछूंगा सर मेरे मजे ले लेंगे। ले सकते हैं, इसमें क्या है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, है ना। मेन चीज़ क्या है कि आपसे फॉर्म फिलिंग में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये सबसे प्राइम चीज़ है। सवाल आपका कितना स्टूपिड है, आपके मन में कितनी स्टूपिड डाउट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब से लेकर बेटा जब तक फॉर्म फिलिंग चलेगी तब तक मैं और पूरी पूरी सपोर्ट टीम आपके फॉर्म फिलिंग के लिए ही बैठे हैं। तो अगेन मैसेज करना, कॉल करना लगातार करते रहिएगा, कोई दिक्कत है इसके अंदर हम लोगों को नहीं है। ऑल्दो इस वीडियो से और जो फॉर्म फिलिंग वाला जो वीडियो हम जो करके दिखाएंगे उससे आपके 99% जो डाउट्स होंगे ना वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई इशू, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ सपोर्ट टीम और बेटा मैं और आपके सारे सारे टीचर्स आपकी फॉर्म फिलिंग में पूरी हेल्प करने के लिए रेडी बैठे। आप सिर्फ और सिर्फ बेटा मैसेज फोन लगातार करते रहना, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फॉर्म फिलिंग की जैसे बेटा मैंने कहा कि कल रात को डेट स्टार्ट हो गई थी और 27 नवंबर 2025 तक जो पहला अटेम्प्ट है जेई का उसकी फॉर्म फिलिंग होगी, सेकेंड अटेम्प्ट की बाद में होगी। अभी जो फॉर्म फिलिंग है वो सोलली सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट 1 के लिए है। जो बच्चा अटेम्प्ट 1 मतलब जनवरी वाला अटेम्प्ट नहीं देना चाहता, जनवरी 2026 का एग्जाम नहीं देना चाहता, वो ये वाला फॉर्म फिल ना करे, उसकी फॉर्म फिलिंग बाद में अलग से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जो बच्चा दोनों एग्जाम देना चाहता है वो ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्म फिल करेगा। और इसमें जो आपने डेटा दिया है यही डेटा ऑफ कोर्स आपके जब अगली बार आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहां पर फैच हो जाएंगे। आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो सारे सारा डेटा आपका सारा सारा फैच हो जाएगा जब अटेम्प्ट 2 के लिए आप वापस से फॉर्म फिलिंग करोगे। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपसे बड़ा वो जो फीस होगी वो अलग से ली जाएगी, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम ही रहेगी। एग्जाम की बड़ा एग्जैक्ट डेट तो फिर से उन्होंने नहीं बताई है, बट वही बड़ा वो विंडो बता रखी है 21 से लेकर 30 जन। इसके बीच में मेरे ख्याल से 9 या 10 या 8 के आसपास बेटा कोई शिफ्ट्स होंगी और किस किस तारीख को होगी वो एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बता रखी, वो बता देंगे, कोई बहुत बड़ा इतना इशू नहीं है। रिजल्ट जो है बेटा वो 12 फेब तक आ जाएगा, मतलब 12 फेब या उससे पहले पहले बेटा आपका जेई मेन 1 का जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा। कुल मिलाकर बेटा 13 लैंग्वेजेस के अंदर एग्जाम है। एग्जाम का पैटर्न बेटा बिल्कुल वही है। पर सब्जेक्ट बेटा ऑफ कोर्स है ना 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो आपके ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। तो कुल मिलाकर 25 सवाल होंगे। 3 सब्जेक्ट के बेटा ऑफ कोर्स 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे। हर सवाल बेटा आपका 4 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग जैसा कि आप जानते हैं अपने कॉम्पिटिशन के टेस्टों में जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग सब में होती है बेटा, वैसे यहाँ पर चाहे ना इंटीजर हो चाहे बेटा आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, पूरे में ही नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहेगी। पूरी मार्किंग्स की बेटा उन्होंने पहले से ही बता रखी है। फॉर्म फिलिंग बेटा JEE.NTA.nic.in पे होगी। फीस जो है बेटा वो जनरल मेल की 1000 है, फीमेल की 800 है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर लड़कों की बेटा 900 है और लड़कियों की 800 है। SC ST के अंदर बेटा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 500 चाहे बेटा बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 500 फीस उनकी रहेगी। जैसे मैंने कहा सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग बाद में अलग से स्टार्ट होगी, उसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो ध्यान रखना कि जो सिग्नेचर होगा बेटा वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में ही साइज होनी चाहिए। JPG या JPEG फाइल ही होनी चाहिए। क्लास 10th की जो बेटा फाइल है, जो बेटा आपके पास जो स्कैंड कॉपी है वो 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। आईडी प्रूफ जो है वो 10 KB से बेटा 200 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। और ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। मगर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात ये कर दी कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट पड़ा है तो उस ओबीसी के सर्टिफिकेट का नंबर, है ना, जिस अथॉरिटी ने बेटा उसको इशू किया है उनका नाम वगैरह पूछ रखा है, प्लस बेटा वो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड करवा रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। किसी बच्चे का अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है तो उन्होंने ये कह रखा है कि क्या आपने अप्लाई कर रखा है। आपने कह दिया हाँ अप्लाई कर रखा है, तो जो आपने अप्लाई करने का जो नंबर है ना वो, और आपने किस अथॉरिटी को अप्लाई कर रखा है वो वहां पर आपको सबमिट कर देना है। तो वो आपका कैटेगरी वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जो भी आपकी कैटेगरी है उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये पिछली बार से, पिछले साल से बेटर है। पिछले साल तक वो कह रहे थे कि देखिए कैटेगरी आपको देनी पड़ेगी, इस बार कह देगी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, आपने अप्लाई कर रखा है तो भी चलेगा, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगेन जो जहां पर आपने अप्लाई कर रखा है उसकी डिटेल्स उन्होंने साथ साथ मांग रखी है।
जो बेटा आपका वेरिफिकेशन होगा वो आधार के थ्रू होगा, तो आपका आधार का जो नंबर होगा और जो आधार का जो ओटीपी है उसी से बेटा सारा सारा वो डेटा फैच कर लेंगे। आपकी मम्मी के पापा का नाम का जो वगैरह है वो ऑफ कोर्स आपको अलग से वहाँ पर फॉर्म के अंदर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बेटा आपका जो डेटा होगा वो आधार कार्ड से वो मैच कर लेंगे, ओटीपी आएगा, वहाँ से सारा का सारा काम आपका बन जाएगा। कई बच्चों के पास अपार आईडी है, तो अपार आईडी को भी यूज कर सकते हैं, आधार भी यूज कर सकते हो, अपार भी यूज कर सकते हो। अपार ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक नई चीज और स्टार्ट किया है, वो है लाइव फोटो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो वीडियो आ जाए उससे देख लेना। वैसे बेटा ठीक है, सिंपल सा काम, आप टेक वाले बच्चे हो, आपके लिए क्या इशू है। जैसे मान लो कि किसी कंप्यूटर पे आप लेट से कि आप है ना फॉर्म फिल कर रहे हो, तो एक ऑप्शन में आगे चलते चलते मेरे ख्याल से शायद 10वां शायद स्टेप यही है कि लाइव फोटो आएगी। तो आपका जो लैपटॉप का जो कैमरा है ना वो अचानक से ऑन हो जाएगा और आपको बड़ा कैमरे के सामने ऐसे बैठ जाना है और आपकी फोटो वो क्लिक कर लेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन जो होगा वो कैप्चर का होगा और जो दूसरा ऑप्शन होगा वो उस फोटो को सबमिट करने का होगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगेन ये जो फोटो है ना, ये आपने जो फोटो एक्चुअल में सबमिट किया ना उससे डिफरेंट है। जो आपने आप सबमिट पहले से बेटा एक फोटो पहले से भी आपसे मांग रखी होगी, वो भी आपको डालनी है। इसके अलावा एक लाइव फोटो अलग से है। ये लाइव फोटो जो है इसको अपलोड करने में हल्की फुल्की बेटा दिक्कत आ सकती है शुरुआत के अंदर, थोड़ा सर्वर इशू है, इसलिए आप ना इस स्टेप पर थोड़े से परेशान हो सकते हो। तो इस स्टेप पर अगर मान लो कि 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपको लगे कि मेरा सबमिट नहीं हो रहा, तो परेशान मत हो ना, आप एक बार थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद में फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेप थोड़ा सा परेशान करेगा। अब इसमें कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर मैं ना कंप्यूटर पे तो मेरे वो क्या कहते हैं है ना वेब कैम है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो उसी पेज पे क्या होगा कि ना राइट साइड के अंदर क्यूआर कोड दे रखा होगा, आप फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना। जैसे आप स्कैन करोगे आपके फोन पे अगेन एक यूआरएल खुल जाएगा और उसमें वो जो फोटो कैप्चर करने वाला जो पेज होगा ना वो डायरेक्ट फोन पे खुल जाएगा और फोन का फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और ओपन होते बेटा अगेन कैप्चर एंड सबमिट और फोटो वहीं से अपलोड हो जाएगी और वहां पर आपका जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर है उस पर जाके वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे अगर आपके पास मान लो कैमरा ना हो तो बेटा वहां पर एक फोन से स्कैन करना, स्कैन पे बेटा वो वाला पेज खुल जाएगा, उस फोन के जो फ्रंट कैमरा है वहां से कैप्चर करके सबमिट करके कर देना, वो वहीं पर अपलोड आपके पास हो जाएगी। उसमें वापस से आपको लॉगिन करने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लाइव फोटो वाला भी बहुत ही इजी सा काम है, कोई बहुत इतना टफ काम नहीं है। लाइव फोटो को थोड़ा लेते हुए ध्यान रखिए कि पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा सा लाइट सा हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जो बैकग्राउंड है ना उसके लिए लाइट सा यूज कर रखा है। तुम तो बड़ा कोशिश करना कि कुल मिलाकर ना अगर मान लो कि पहली बार में अगर किसी एक बैकग्राउंड के साथ अगर मान लो कि लेट से कि ना फोटो क्लिक नहीं हो रही तो अलग अलग बैकग्राउंड थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत ही डार्क टाइप का मतलब बेटा जो बैकग्राउंड है ना ब्राइट टाइप का जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने सॉरी मतलब ब्राइट बोलना चाहिए उनको, ब्राइट टाइप का जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा है। बाकी बेटा कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो फोटो एक्चुअल फोटो आप सबमिट करोगे उस पूरे के पूरे फॉर्म फिलिंग के अंदर, याद रखना बेटा वो फोटो आपके पास बहुत सारी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, उसकी बहुत सारी सॉफ्ट कॉपीज आपके पास अलग से अलग अलग बेटा जगह उसको सेव कर लेना, वो आपके आगे जाके भी काम आएगी, ठीक है। ये बेटा फॉर्म फिलिंग के अंदर मेन मेन बातें हैं है ना, इनका आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। पेमेंट जो होगा वो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेप पे ही होगा, ठीक है। यहाँ तक बड़ा मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आ रहा होगा। क्लास 10th बेटा मार्कशीट कंपलसरी है, सिग्नेचर कंपलसरी है, आईडी बेटा ऑफ कोर्स जो होगी वो आपकी कंपलसरी है, बेटा कंपलसरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट डिपेंडिंग ऑन जनरल वाला बच्चा है कोई कैटेगरी नहीं है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले ऑफ कोर्स बेटा कैटेगरी मांगेंगे। कैटेगरी नहीं है आपके पास अभी नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है, तो जो आपने अप्लाई कर रखा है उसकी डिटेल्स आपसे वो मांगेंगे और आप उसको बड़े आराम से इत्मीनान से फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ सिटीज, बेटा आपके जो परमानेंट एड्रेस और जो करंट एड्रेस है उसके हिसाब से मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी बेटा वही है कि जिसने क्लास 12th जो है 2024 में 25 में एग्जाम दे रखा हो वो, प्लस जो 26 में जो एग्जाम देंगे वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए। लेकिन एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और जो बाकी बड़ा गवर्नमेंट फंडेड सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है ना उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया वही है, 75% नंबर चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को। एससी एसटी वाले बच्चों के बेटा कम से कम 65% मार्क्स तो आने ही चाहिए, या फिर आप उस स्टेट के टॉप 20% के अंदर होने चाहिए। अक्सर टॉप 20% जो होते हैं बेटा वो अक्सर इसके ऊपर ही होते हैं, बिहार बोर्ड वगैरह बेटा उसके नीचे होते हैं, तो वो बच्चे अपना टॉप 20% वाला चेक कर सकते हो कि उनका टॉप 20% कितने परसेंटेज पे है। बाकी बेटा मेनली ये मान के चलोगे यही क्राइटेरिया है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बेटा ये वाला और ऑफ कोर्स एससी एसटी के 65% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, तभी जाके बेटा उनको एनआईटी ट्रिपल आईटी मिलेगी। सर मेरे तो 6 सब्जेक्ट थे तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा। अगर 5 सब्जेक्ट थे फिर तो कोई इश्यू नहीं है, अगर 6 सब्जेक्ट थे तो कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगा मैं समझा देता हूँ। मैं खासतौर से एक स्पेसिफिकली एक बच्चे के लिए समझा रहा हूँ जो बच्चा बड़ा काफ़ी दिनों से परेशान था और मैं उसको बार बार ये बोल रहा था कि बेटा ना फॉर्म आएगा तभी बता पाऊंगा, तो मैं स्पेसिफिकली उस बच्चे को समझा रहा हूँ।
जो 5 सब्जेक्ट होंगे वो इस तरह से चूज करेंगे, फिजिक्स और मैथ्स ये तो कंपलसरी है, ठीक है, केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद एक टेक्निकल सब्जेक्ट कंपलसरी है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी हो सकता है, ये बायोलॉजी भी हो सकता है, ये बायोटेक भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए, आईपी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लस एक सब्जेक्ट लैंग्वेज कंपलसरी है बेटा, चाहे आपको हिंदी हो चाहे बेटा वो आपकी इंग्लिश हो, प्लस कोई भी अदर सब्जेक्ट। ये अदर ऑफ कोर्स कौन सा होगा, जिसमें आपके नंबर सबसे ज्यादा हो, है ना बेटा। लेट से कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट लेके बैठा है, तो उसमें से एक जिसमें सबसे नंबर कम हो उसको अलग रख देना, और बेटा ऑफ कोर्स ये जो जिसमें नंबर ज्यादा हो उसको आप यहाँ पर रख देना। तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। फिर बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट, इनके अलावा एक टेक्निकल सब्जेक्ट और कंपलसरी है, दैट कुड बी केमिस्ट्री, दैट कुड बी बायो, दैट कुड बी बायोटेक, दैट कुड बी बड़ा आईपी कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद एक लैंग्वेज कंपलसरी। तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 हो बेटा ऑफ कोर्स इन चारों के अलावा जो आपकी मर्जी हो ना, जिसमें नंबर ज्यादा हो उससे इन 5 सब्जेक्ट को कंसीडर कर लेना, इनसे आपके परसेंटेज कितने आ रखे हैं वो कैलकुलेट कर लेना। यही एलिजिबिलिटी है, बार बार बेटा इधर उधर ना मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं, यही एलिजिबिलिटी बेटा है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो आपके क्लास 12 का है, जहाँ आपने जहाँ से एग्जाम दिया था वो है। कोई बच्चा बोलते हैं मैं तो बिहार का हूँ, मैं तो कोटा पढ़ता हूँ और क्लास 12 मैंने कोटा के किसी स्कूल से किया है, तो मेरा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कौन सा होगा, राजस्थान होगा, ठीक है। कोई बच्चा लेट से राजस्थान का है ना, असम के अंदर रहता है और है ना वो असम से क्लास 12 कर रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा, जो क्लास 12 जहाँ से दी है बेटा, जिस जगह से दी है वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। कोई बच्चा ऐसे पूछ सकता है कि जिसने क्लास 12 दो बार दी हो, है ना, मान लो कि पहली बार उसने क्लास 12 दी दिल्ली से, दूसरी बार उसने बेटा लेट से दी पंजाब से, तो उसकी जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगी वो पहली बार जहाँ से उसने क्लास 12 का एग्जाम दिया था ना वहाँ से होगी, ठीक है। बड़ा मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बड़ा बात और कि ना थोड़ा बहुत ना जो बड़ा यूजर इंटरफेस है उस पर हल्का सा उन्होंने चेंज किया है। एक तो जिस तरह से अपनी वेबसाइट या व्हाट्सअप या फिर अपने फोन में डार्क मोड होता है ना, उस तरह डार्क मोड भी उन्होंने ऑन कर दिया है। मतलब जब भी आप एग्जाम दोगे तो जो स्क्रीन है आप अगर चाहो तो उसमें डार्क मोड ऑन कर सकते हो, जिससे आंखों पर थोड़ा सा स्ट्रेस कम पड़ेगा। तो जो थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट था ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल से यूज करना थोड़ा सा ईजी रह जाएगा। तो एक तो उन्होंने डार्क मोड जो है ना वो ऑन किया, प्लस उन्होंने बेसिक कैलकुलेटर अलाउ कर दिया। ये बेसिक कैलकुलेटर ना बेटा पहले केवीपीआई का एग्जाम हुआ करता था, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो केवीपीआई का एग्जाम था उसमें भी वो बेसिक कैलकुलेटर जो था ना वो यूज करने देते थे। तो ये बेसिक कैलकुलेटर उन्होंने इस साल से अलाउ कर दिया। इट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम एनटीए, है ना, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि ना मतलब सरकार की इंटेंशन क्या है। सरकार की इंटेंशन ये है कि बच्चा जोड़ भाई गुणा भाग कर पा रहा नहीं कर पा रहा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स कैसी है ना, बच्चा कॉन्सेप्ट्स को कितने बड़े तरीके से है ना अप्लाई कर रहा है उस वो चेक करेंगे हम उस बच्चे की। हम बच्चे का हमको जो आईक्यू है ना कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में लगाना हम उसको चेक करना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर कर ही लेता है, उसमें अगर बच्चा कमजोर है तो भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो ये बेसिक कैलकुलेटर में बेटा जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वायर रूट और परसेंटेज वगैरह निकालना है, ऐसा बेसिक कैलकुलेटर बेटा आपको वहां पर अलाउड होगा, वहीं स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेटर दिखने में ऐसा ऐसा होगा जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो, इसमें कुछ कुछ बड़ा स्पेसिफिक से ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है बड़ा, 1 इनवर्स करना भी है, जैसे मान लो एवोगैड्रो नंबर है उसका इन्वर्स करना हो तो वो भी यहाँ पर अलाउड हो जाएगा। मान लो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसका उल्टा अगर करना हो तो 1/x वाला ऑप्शन भी बड़ा इसके अंदर आपके पास है। तो और रूट निकालने वाला बड़ा रूट वाला ऑप्शन भी इसके अंदर है, क्यूब रूट वगैरह नहीं है, स्क्वायर रूट वाला बड़ा ऑप्शन भी इसके अंदर आपके पास रहेगा। काफी सारे बच्चे पूछ रहे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई खास इतना फर्क पड़ना है नहीं, परसेंटाइल पे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। लेट्स से कि पहले किसी बच्चे के 160 आ रहे थे और उस कैलकुलेटर यूज करने के कारण उसके लेट्स से 170 के आसपास आने लग गए, तो ये तो एक ऐसा फैक्टर है जो सब बच्चों के साथ ही है। तो सब बच्चों के नंबर ही 10-12 नंबर या इवन 15 नंबर उस रेंज के अंदर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक। तो इसलिए परसेंटाइल जैसी पहले आ रही थी वैसे ही अब आएगी। हाँ जो टॉपर्स वगैरह हैं सारे के सारे बच्चे उसकी तरफ स्क्वीज होंगे, ये बात तो खैर समझ में आती है। तो इसको ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर हाइप मत करो, ओवर डिस्कस मत करो कि यार कैलकुलेटर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेटर ना देते तो मैं है ना बस IIT हैदराबाद जा ही रहा था और अब एक कैलकुलेटर दे दिया है तो अब तो मेरा कुछ होना जाना है ही नहीं। ये सब फालतू बातें करना बिल्कुल बंद कर दो, मतलब इसमें कुछ नहीं रखा है। इवन मुझे भी ये वाला मैसेज मत करना कि सर अब तो कैलकुलेटर दे दिया है और मैं तो सर ना सिर्फ और सिर्फ NIT या IIT में तभी जा पाता जब कैलकुलेटर ना देते। तो ये सब फालतू बातें, एज यू नो इट वेरी वेल, कि कई बच्चों को तो आदत ही पड़ चुकी है कि हर बात पे पैनिक करना है, हर बात पे एंग्जाइटी करनी है, हर बात पे स्ट्रेस लेनी है।
है, बल्कि एनटीए ने आप स्ट्रेस ना लो, एंक्शियस ना हो, है ना, ये कोशिश की है और आप उसको एग्जैक्टली उल्टा ले रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो इस बात को अपन यही खत्म करते हैं कि ना कोई भी कैलकुलेटर वाली बात बेटा उसको ज़्यादा डिस्कस ना करें, ना ही टफनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, है ना। एनटी वाला बेटा ऑफकोर्स उनके पास एक फिक्स्ड सा क्वेश्चन बैंक है, वही हर साल सवाल पूछते रहते हैं, उन्हीं के अंदर वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। वो इतना नहीं सोचते कि अच्छा भाई इस बार तो हम है ना थोड़ा सा कैलकुलेटर दे रहे हैं तो है ना हम थोड़ा सा पेपर टफ पूछ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। और अगर मान लो कि लेट से टफ पूछ भी रहे हैं तो वो तो सब बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, अगर मान लो टफ पूछ रहे हैं वैसे आएगा जैसे आता है, इजी से लेकर है ना मतलब लेट से कि 8-9 शिफ्ट अगर हैं तो इजी शिफ्ट से लेकर एक मॉडरेटली टफ तक की बड़ा शिफ्ट हर साल पूछते हैं। इस साल भी वैसे के वैसे सारे के सारे शिफ्ट्स आएंगे। आपके पास कौन सी शिफ्ट आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हर साल 8-9 शिफ्ट होती है कि एक एक्सट्रीम आसान होती है, एक बड़ा ऑफकोर्स मॉडरेटली टफ तक की होती है, तो जैसे हर साल आती है वैसे ही इस साल आएगी। जैसे सवालों के लेवल हर साल होते थे एग्जैक्टली वैसे इस साल होंगे। बाकी सिर्फ वो सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं और वो भी बहुत ही एकदम ऑब्नॉक्शियस टाइप की स्पेकुलेशंस हैं। उनके पास एक फिक्स्ड क्वेश्चन बैंक है, उसी में वैल्यूज चेंज करते रहते हैं, वही सवालों बार बार पूछते रहते हैं, सवालों में इवन वो कोई इनोवेशन नहीं लेके आ रहे। अरे भाई उनको पूरे साल भर के अंदर 35-35 36-36 पेपर बनाने हैं, कहाँ तक इनोवेशन ले आएंगे। और वो मोस्टली किस बच्चे का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, है ना, 15 लाख बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, जिसमें से पढ़ने वाला बच्चा तो सिर्फ उसमें 1 लाख बच्चा है। तो वो ऐसा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे जितना आप सोच रहे हो। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहें, थोड़ा फ्री माइंडेड रहें, है ना, थोड़ा सा चिल रहे हैं इस बारे में, एंड पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करें, है ना। हर फैक्टर से ये सोचो कि अच्छा ये तो सब कुछ मेरे को निपटाने के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ है ना पढ़ाई पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करें। फॉर्म फिलिंग के अंदर मैं इस बात को फिर से क्लियर कर देता हूँ कि फॉर्म फिलिंग में जल्दबाजी ना करें। फॉर्म सही भरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसने फॉर्म सबसे पहले फिल कर दिया उसको उठा के आईआईटी दिल्ली ले गए या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद ले गए, ऐसा नहीं, वो तो नंबरों से ही होगा। ठीक है, फॉर्म फिलिंग में आप बेटा फंसोगे कहाँ, मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा फंसने के जो चांसेस हैं बेटा वो लाइव फोटो वाला जो जब करोगे उस टाइम पर फंसने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर ये मत सोचना कि अच्छा मेरी शक्ल खराब है इसलिए ना वो लाइव फोटो नहीं ले रहे, है ना, वो उनकी तरफ से सर्वर इश्यूज़ हैं। तो आराम से इत्मीनान से 1-2 बार ट्राई कर लेना, और अगर मान लो कि उसके बाद भी अगर मान लो कि लाइव फोटो आपकी कैप्चर नहीं हो पा रही है तो बाद में ट्राई कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बैकग्राउंड चेंज कर करके देख लेना, थोड़ा सा जो लाइटर बैकग्राउंड है वही अपन को यूज़ करना है। फिर भी इसके अलावा किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहाँ से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे से कोई ऐसी बात मिस हो गई है जो बड़ा मुझे बोलनी चाहिए थी तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और कुछ लाइव सेशंस भी अपन लेंगे, तो आपके मन में कोई शंका होगी उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। चलिए पढ़ाई करते रहना, फॉर्म आराम से इत्मीनान से भर दीजिएगा। फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आए तो सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।